बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली एंजाइम्स की डिस्कशन को स्टार्ट किया था और हमने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था। होपफुली स्टूडेंट्स, आपने अभी तक उन क्वेश्चंस आंसर्स को याद कर लिया होगा और अपने पास नोट्स भी बना लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो देखिए, सबसे पहली बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो ये कि 1878 में फर्स्ट टाइम एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, बल्कि हम उन्हें बायोलॉजिस्ट का नाम देंगे, ठीक है, जिनको बुक में फिजियोलॉजिस्ट कहा गया है। बेसिकली उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स की टर्म को यूज किया था, यानी जो एंजाइम की टर्म है इन्होंने ही बेसिकली इसको यूज किया था, ठीक है। बुक पे बायोलॉजिस्ट की जगह फिजियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। और इनका नाम विनहेल्म क्यून, ठीक है, विनहेल्म क्यून। ये बेसिकली वो हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली एंजाइम की टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था, एंजाइम की टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो है वो बेसिकली ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं। इनको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का नाम या प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है और इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है। ये 3 डायमेंशनल होता है, ये हमारे पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, बल्कि थर्ड पॉइंट जो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स एंजाइम के बारे में, कि जैसा कि अभी हम जान चुके हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स जो है बेसिकली इनका एक अपना यूनिट होता है विच इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनका भी यूनिट अमाइनो एसिड्स है। वो अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से
बेसिकली पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें एंजाइम से रेलिवेंट पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक हिसाब से आप समझिए अब स्टार्ट होने लगी है। सॉरी, ठीक है जी, आज भी थोड़ा सा रीड करते हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 108 पर। In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhn first used the term enzyme. ठीक है, first used the term enzyme. Enzymes are globular proteins. ये इनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। Like all proteins, enzymes are made up of long linear chains of amino acids. ये long और linear chains क्या है कि एंजाइम्स जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से मिलकर बनते हैं और अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो इन चेन्स को बनाता है, जो कि एक्चुअली अमाइनो एसिड्स की चेन्स बनती है। तो ये लॉन्ग चेन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से है, और जब ये लॉन्ग चेन बनती है तो बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स का स्ट्रक्चर आता है। फिर यही चेन्स आपस में फोल्ड होती है। क्या होती है? फोल्ड होती है, जिसकी वजह से फिर वो स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अब आते हैं जी प्रॉपर प्रॉपर्टीज जो है वो यहां से स्टार्ट होती हैं। आप ये कह लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसीडर हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या लिखा हुआ जी कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं मोस्टली दे आर प्रोटीन्स, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्योंकि ये किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जी पहला पॉइंट। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज का। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में अगर आप यूज कर लेते हैं एंजाइम को, तो एंजाइम को यूज करने की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कैटालाइज। कैटालाइज्ड का मतलब वो स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन मिलियंस या मिलियन ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा? कैटालाइज्ड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन को रिजेंबल करें उस रिएक्शन से जो कि अनकैटालाइज्ड है। अनकैटालाइज्ड का मतलब क्या होगा? जो स्पीड अप नहीं होगा। इट मींस दैट जिसमें एंजाइम यूज नहीं हुआ, यानी नो एंजाइम। ठीक है, आप रेट मेजर करेंगे ना। फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, आप उसमें एंजाइम को यूज करते हैं। दूसरे केमिकल रिएक्शन में आप एंजाइम को यूज नहीं करते। जहां पर यूज करेंगे आप कहेंगे वो रिएक्शन कैटालाइज्ड हो गया। ठीक है, कैटालाइज्ड होने की वजह से उसका रेट मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर हो जाएगा, वो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो जितना ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों ना हो। इसके ओपोनेंट अगर आप देखें एक सिंपल रिएक्शन को जिसमें आपने एंजाइम्स को यूज नहीं किया, तो उस रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और एंजाइम्स की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब वो अपना रिएक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करके कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब भी आपके एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होते, बल्कि वो एग्जिस्ट रहते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स। मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर। ठीक है, मिलियन ऑफ टाइम वो फास्टर हो जाते हैं देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। आपने उसको कंपेरेबल किया है, कंपेयर किया है। एज विद ऑल कैटलिस्ट्स, इस तमाम कैटलिस्ट के प्रोसेस में, एंजाइम के प्रोसेस में
कहा जा रहा है कि एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटालाइज्ड, यानी जिस रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे वो रिएक्शन उनको कंज्यूम नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, वेस्ट नहीं बनाएगा, बल्कि एंजाइम्स जो हैं वो एग्जिस्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में कि देखिए एंजाइम्स जो हैं वो अपने फंक्शंस में बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको पहले भी बताया गया था कि एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज। ठीक है, एक एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। ये मैं आपको अपने से एडिशनल एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपने फंक्शन में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ये सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट को लेगा और कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, अगर वो सबस्ट्रेट क्या होगी, प्रोटीन। अगर वो सबस्ट्रेट क्या होगी, प्रोटीन। यानी प्रोटीएज एंजाइम स्पेसिफाइड है अपने फंक्शन में, वो प्रोटीन को लेगा एज अ सबस्ट्रेट और उसको कन्वर्ट कर देगा एज अ प्रोडक्ट। तो हम ये कहेंगे कि ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक है। इसी तरह लाइपेज जो है वो सबस्ट्रेट लेगा, जरूर लेगा सबस्ट्रेट, और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि वो सबस्ट्रेट किसके हो, लिपिड्स, चिकनाइयां हो, तब बेसिकली एंजाइम काम करेगा। तो हर एक एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है अगर उस एंजाइम में अपना एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, जिस भी किस्म का वो रिएक्शन करेंगे उसके लिए स्पेसिफिक है, एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और अपनी जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके नेचर के लिए। ठीक है, जैसे हमारे सबस्ट्रेट की नेचर के वो लिपिड्स हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम लाइपेज काम करेगा। अगर हमारे सबस्ट्रेट की जो नेचर है वो प्रोटीन है तो उसके लिए प्रोटीएज वर्क करेगा और ये सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने फंक्शनिंग में स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है जी फोर्थ पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स एक एंजाइम है जिसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जी, ये एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम में स्टूडेंट्स ये आपको जो जगह नजर आ रही है बेसिकली वो पोजीशन या वो प्लेस जहां पर आके हमारे सबस्ट्रेट में क्या होना है, अटैच होना है या आप कह लीजिए बाइंड होना है, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो पॉइंट है जहां पे कैटालाइसिस होनी है, कैटालिसिस होनी है या कैटालाइसिस होनी है, मतलब कि रिएक्शन में यहीं पर स्पीड अप होना है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स हमारा एक सबस्ट्रेट था। ठीक है, ये सबस्ट्रेट आएगा, आके इस पोजीशन पर बैठेगा, बैठकर ये यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो जिस जगह पर ये बैठेगा, जिस पोजीशन पर, वो बेसिकली हमारी क्या है, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट स्टूडेंट्स वो पॉइंट है जहां पर रिएक्शन परफॉर्म होना है, एंजाइम में अपनी प्रॉपर्टी को शो करना है। ठीक है, तो वो एक्टिव साइट कहलाती है। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. Catalysis यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक और छोटी सी जगह पूरे एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो कि वर्कआउट करती है, जिसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। क्यों, आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा एंजाइम का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको 100% समझिए तो उसमें से 25% एक्टिव साइट है जहां पे एक्शन बेसिकली परफॉर्म होना है। ठीक है, कहा जा रहा है जी इट रिकॉग्नाइजेस का मतलब पहचान करना, एंड बाइंड सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट अपने अंदर उसको बाइंड करता है, ऐड करता है, एंड देन कैरीज आउट रिएक्शंस, और फिर क्या परफॉर्म करता है, रिएक्शंस।
अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, देखिए कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को इनहांस भी कर सकते हैं, ठीक है, इनकी वजह से रिएक्शन इनहांस भी हो सकता है और डिमिनिश भी हो सकता है। इनहांस का मतलब बढ़ना, डिमिनिश्ड का मतलब कम होना, खत्म होना। बात समझ आ रही है? ये क्यों होता है? देखिए यहां पे ना एक दो टर्म्स यूज की गई है, मैं उनको वैसे सेपरेट करके आपको बताना चाहूंगा। एक टर्म है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की तरह रोकने वाले, एंजाइम्स के फंक्शन को रोकने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एंजाइम के लिए परमानेंट भी हो सकते हैं या फिर वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर इनहिबिटर आते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर में एंटर होते हैं, उसकी एक्टिव साइट पे आके बैठते हैं, तो बैठते साथ ही वो क्या करेंगे इनहिबिटर्स कि उनकी एक्टिव साइट को, जहां पे बेसिकली रिएक्शन परफॉर्म होने हैं, वो एक्टिव साइट को प्रॉपरली ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, उसके फंक्शन को ब्लॉकेज कर देंगे। जब ब्लॉकेज होगी तो वो दो तरह की होगी, या तो वो टेम्परेरी ब्लॉकेज होगी या परमानेंट होगी। इस ब्लॉकेज की वजह से वो जगह स्टॉप हो जाएगी, वो एंजाइम अब अपना फंक्शन, जो कि वो स्पीड अप द रिएक्शन और मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट को ब्रेक कर रहा था, वो सारा फंक्शन जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं इनहिबिटर्स, यानी एंजाइम्स के रिएक्शन को डिमिनिश्ड, खत्म करने वाले, रोक देने वाले। इनहांस क्या है? यानी जो रिएक्शंस को बढ़ाएंगे। जो एक्टिवेटर्स होते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को, कि भाई आप मजीद से मजीद, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अपना रिएक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट था कि एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है, इट कैन बी इनहांस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल। एक सेल ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी उसकी जरूरत है उस लिहाज से वो सेल चाहेगा कि एंजाइम की प्रोडक्शन ज्यादा हो कि कम हो। लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी जो है, इट कैन बी रेगुलेटेड, इसमें रेगुलेशन रहती है, किसके थ्रू? इनहिबिटर्स के थ्रू और एक्टिवेटर्स के थ्रू। अगर तो ये सेल खुद कर रहा है तो ये सेल के लिए सेल इनहिबिटेशन है कि वो खुद एज इनहिबिटर के तौर पे वर्क करवा रहा है और एंजाइम को मना कर रहा है कि अभी जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बॉडी में पॉइजन वगैरह, जो जहर है और इस तरह की चीजें, ये एज ए इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए, ये एडिशनल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब जरा पॉइंट रीड करके करेंगे हम साथ साथ, अगला पॉइंट थोड़ा सा लेंथी है। Some enzymes do not need any additional component to work. एंजाइम्स को जरूरत नहीं है कि कोई एडिशनल कंपोनेंट आए और उनकी मदद करे, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स खुद ये काम कर सकते हैं। However, other require non-protein molecule or ions called cofactor. यानी कोफैक्टर एक न्यू टर्म है आपके लिए स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन करिए। क्या है कोफैक्टर, हम अभी आगे देखेंगे। वो ये कह रहा है कि एंजाइम्स को जरूरत किसी की नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम कोफैक्टर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोफैक्टर्स क्या है। देखिए कोफैक्टर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक से मुराद आपके एंजाइम में कोई पॉइंट पर कहीं पर मेटल मौजूद है, लाइक आयरन है, जिंक है, ये मेटल ऑइंस है। क्या है? मेटल ऑइंस, ये मौजूद हो सकती है एंजाइम्स पर। और ऑर्गेनिक में आपके पास उसने नाम गिवन दिए हुए, आपने वही याद करने हैं। हीन हो सकता है, फ्लेविन हो सकता है, ये आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है। और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट में कंसीडर हो रहे हैं, यानी जहां पे प्रोटीन नहीं होगी, जहां पे
प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे हम बात करते हैं वहां पे कार्बन का होना जरूरी है। हम कोफैक्टर को नॉन प्रोटीनियस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जगह पे कार्बन मौजूद नहीं होगा, इसीलिए यहां पे मेटल आयंस की बात की गई है, यानी आयरन एंड जिंक की। ठीक है, तो कहा गया जी कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, मेटल आयंस हो सकते हैं जिस तरह मैंने सामने दो एग्जांपल लिख दी, जिंक और आयरन, या ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो फिर क्या होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। होता ही है स्टूडेंट्स के हमारे एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो आता है और बड़ी ही स्ट्रॉन्गरली जो है वो आकर क्या होता है, अटैच। अगर ऐसा हो जाए कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक यानी जो कार्बन रखता हो, उसकी प्रॉपर्टी रखता हो, वो आकर अगर अटैच हो जाए किसके साथ, हमारे एंजाइम के साथ। किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो हम उसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी देते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म से इसे याद रखते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर आपके एंजाइम्स के साथ उन पे ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर आके अटैच हो एंजाइम के साथ, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और अगर जाहिर सी बात है यही ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे आगे, पहले इतना रीड कर लें। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ये एक बात है। इसी के ऑपोजिट एक बात देखिए, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच विद द एंजाइम, अगर वो लूजली अटैच होंगे, मतलब अटैच तो हुए लेकिन लूज है। लूज क्यों है, क्योंकि उनमें स्प्लिट होके सेपरेट होके बाकी फंक्शंस करने हैं, तो उनको हम नाम देते हैं कोएंजाइम। क्या नाम देते हैं, कोएंजाइम। अब अटैच होने की यानी अटैचमेंट के दो ही पॉइंट्स हैं। अगर तो स्ट्रॉन्गरली अटैच हो गए, अभी हमने पढ़ा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर वो कैसे अटैच हुए, स्ट्रॉन्गरली ना हुए, ठीक है, स्ट्रॉन्गरली अटैच नहीं होते, नॉट स्ट्रॉन्गरली यानी वीकली अटैच होंगे, तो उनको क्या नाम देंगे, कोएंजाइम्स। क्या नाम देंगे, कोएंजाइम्स। ठीक है, आगे कोएंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया कि कोएंजाइम्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक। इसके लिए ये क्यों बात लिखी गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लूजली अटैच है। लूज अटैच होने के लिए इसके अपने कुछ फंक्शंस हैं, ये दूसरे केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, एंजाइम्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक एंजाइम है, उसको एक केमिकल की जरूरत है, एक स्पेसिफिक केमिकल है, तो दूसरे एंजाइम के पास वो केमिकल अवेलेबल है, तो वो क्या होगा कि जो लूजली अटैच कोएंजाइम्स हैं वो एक एंजाइम्स उस केमिकल को लेके दूसरे एंजाइम तक उसको पहुंचाएंगे। बेसिकली ये कोएंजाइम्स का फंक्शन है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट विटामिन जो है, जिस तरह हमारे पास राइबोफ्लेविन आता है, थायामीन है, फॉलिक एसिड है, ये सारे कोएंजाइम्स हैं। ये सारे क्या है, कोएंजाइम्स हैं। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट जरा लेंथी था, उसमें थोड़ी सी हेडिंग्स भी थी, ज्यादा थी, इन्हें जरा गौर से आपने देखना है। अब हमारे पास स्टूडेंट लास्ट पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का रहता है। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट पॉइंट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको जरा आपने गौर से सुनना है। इसमें स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंजाइम है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एंजाइम। ठीक है, और ये आपके पास यहां पे एक मौजूद है सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट जो है आपके पास प्रोटीन है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ये एंजाइम आपके पास क्या होगा, प्रोटीएज। लेकिन ये प्रोटीएज एंजाइम एक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक वो था, एक आपके पास ये है और एक और है, क्योंकि चेन में पड़े होते हैं ना इस तरह। तो आपके पास ये भी एंजाइम प्रोटीएज है, ये आपके पास एंजाइम है, ये एंजाइम भी क्या है, प्रोटीएज, और ये भी आपके पास एंजाइम है और ये एंजाइम भी आपके पास क्या है,
प्रोटीएज। ठीक है, ये स्टूडेंट सबस्ट्रेट आएगा, ये सबस्ट्रेट आकर यहां एक्टिव साइट पर बैठेगा। एक्टिव साइट जो है वो एक्टिवेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको जल्दी से किसमें तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी प्रोडक्ट में। ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखिए एक एंजाइम के पास जो सबस्ट्रेट आया वो प्रोडक्ट बनी, जो एक एंजाइम की प्रोडक्ट होंगी वो दूसरे एंजाइम्स की क्या कंसीडर होंगी, सबस्ट्रेट। तो ये जो प्रोडक्ट थी ये इस एंजाइम के लिए प्रोडक्ट थी, लेकिन इस एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट होगा। थोड़ा सा सिंपल हो गया होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब ये जो है बेसिकली आगे फिर किस में कन्वर्ट होगी, फर्दर सिंपल होकर के क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी, ऐसे। ठीक हो गया। अब ये है तो प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए, लेकिन इसके लिए ये क्या कंसीडर होगी, इस प्रोटीज एंजाइम के लिए ये प्रोटीन का स्मॉल जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली सबस्ट्रेट कंसीडर होगा। तो ये अब आएगा यहां पे एक्टिव साइट पे, और फिर ये आगे फर्दर जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड होके ऐसे ये क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंजाइम जो है वो एक से ज्यादा चेन बना लेते हैं, एक चेन में बैठ जाते हैं, और वो सारे सेम एंजाइम्स होंगे। लाइक प्रोटीएज एंजाइम है तो उनकी एक अपनी चेन होगी। एक प्रोटीन का सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंटर होगा, एक एंजाइम उसको एज ए सबस्ट्रेट लेगा, तो दूसरा उसको उसी सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट लेगा। यानी ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाएगा, इस एंजाइम के लिए ये प्रोडक्ट है, लेकिन अगले एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट होगी। फिर ये एंजाइम अपनी प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट होंगी इस एंजाइम की वो इसके लिए क्या कंसीडर होंगी, सबस्ट्रेट। इस तरह जब ये चेन में मौजूद होंगे तो मिलियंस ऑफ टाइम ये रिएक्शन फास्टली परफॉर्म होगा, और इस रिएक्शन के थ्रू इजीली जो है वो आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो सेवरल एंजाइम्स जो हैं कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और क्रिएट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे का वर्ड फिर आ गया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां पे हमने भी सिंपल एग्जांपल की बात की है, सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम की बात की और प्रोटीन की बात की है। थ्योरी में वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में सेवरल एंजाइम, मुख्तलिफ एंजाइम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपको फिल वक्त कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. Simple कि metabolic pathway में एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को लेता है दूसरे एंजाइम की, क्या समझ के, सबस्ट्रेट समझ के। आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो चुका होता है तो प्रोडक्ट जो है वो पास करती है किसमें, नेक्स्ट एंजाइम में। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं एक एंजाइम से दूसरे से तीसरे, और ये पूरी चेन बनी होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 7 पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के। इसके साथ हम आगे आज यूजेस ऑफ एंजाइम्स भी करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे कि एंजाइम का आज कहां पर कितना यूज हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है और किस लेवल पर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हमें इस बात का नॉलेज आ चुका है कि एंजाइम्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि हमारी कई इंडस्ट्रीज में एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और आज बहुत ज्यादा एंजाइम्स को यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक पर देखें तो आपको नजर आएगा कि हमें 4 बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड किया गया है। इसमें आपके पास सबसे पहले फूड इंडस्ट्री आ जाती है, जहां पर खाने की अशिया बनती हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री, जहां पर शराब बनती है यानी अल्कोहल। पेपर इंडस्ट्री, जहां पे पेपर बनता है सिंपल। और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री जहां पे जिंदगी यानी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इस्तेमाल हो, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके क्लीनिंग पर्पस के लिए जितने भी पाउडर,
सोप, लिक्विड्स ये बन रहे हैं, ये सारे डिटर्जेंट में आते हैं। ठीक है, कुछ आपके पास डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, बर्तन धोने वाले, ठीक है, कुछ स्किन वॉशिंग, इस तरह करके डिफरेंट तरह के डिटर्जेंट जो है वो आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम बहुत ही लेवल पर जाकर यूज कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे लेवल पर यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे डिफरेंट एंजाइम्स को यूज करके इन चीजों को बनाया जा रहा है। आपके सामने 2 लाइंस में मौजूद इनकी थ्योरी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है और ना ही इतनी लेंथी है, लेकिन स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। देखिए यहां पे एक बात सोचने वाली है कि इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शन फास्ट क्यों किए जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप ये देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो पॉपुलेशन रेट है, यानी हमारी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रेट होगा उसके साथ साथ हमें उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज और हमारी रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। इसीलिए आज ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहां लिखी गई है, ये आज हर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है और नीड है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करके ही केमिकल्स को तैयार करेंगे या उन चीजों को जो हमें चाहिए, तो वो हमारे लिए हमारे उस फैसिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे जितनी आज पॉपुलेशन हमारी इस दुनिया में मौजूद है। इस वजह से स्टूडेंट्स हमें एंजाइम्स का यूज करना पड़ता है, एंजाइम्स को लेना पड़ता है, इनको अच्छी तरह हमारी जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनको बनाने के लिए उनमें हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हमारी जो प्रोडक्ट की रेशो है वो इंक्रीज हो जाती है और आज जिस हवाले से या जितनी ज्यादा हमारी आबादी यानी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उस हवाले से हमें एंजाइम्स आज वो तमाम चीजें बनाकर दे रहे हैं या हम उनसे बनवा रहे हैं जो हमें चाहिए। इस तरह एंजाइम के यूज से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं जो हमें चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहां पर एंजाइम की यूजेस की डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जी फूड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है जी? फूड इंडस्ट्री। देखिए फूड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम? यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एक मिनट जी, ये हमारा टॉपिक बनेगा यूजेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के इस्तेमालात। नंबर 1 इन फूड इंडस्ट्री। देखिए फूड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर फूड से रेलेवेंट चीजों को तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां पर हमें जो बताया गया फूड इंडस्ट्री में वो ये कि हमारे पास मौजूद होती है स्टार्च। स्टूडेंट स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप ये पूछे कितना कॉम्प्लेक्स है, तो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जिसको नाम दिया जाता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। क्या है? एक टाइप है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल में स्टार्च आता है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टार्च को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इसके लिए एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर्स में। और फिर इस सिंपल शुगर से हम वो तमाम प्रोडक्ट प्रिपेयर करवाते हैं या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, जिन प्रोडक्ट की हमें क्या होती है? नीड, जरूरत होती है। अब देखते हैं उन्होंने फूड इंडस्ट्री में हमें क्या दिया है। तो उन्होंने हमें ब्रेड, बंस एटसेट्रा, ये वो तमाम चीजें हैं जो इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में हम इनसे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिल वक्त उन्होंने आपको ये बता के लास्ट पे एटसेट्रा लिख दिया है। इट मींस दैट कि इसके अलावा और भी चीजें हैं।
food industry. Enzymes break the starch into simple sugars which are used in the production of white bread, buns, etc. ठीक हो गया जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री, ठीक है, जहां पर अल्कोहल को तैयार किया जाएगा, शराब को तैयार किया जाता है, वो ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये तमाम चीजें तैयार होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास होती है स्टार्च, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ कर आए जिसके बारे में, और उसके अलावा हमारे पास होती है प्रोटीन। इन दोनों को, स्टार्च एंड प्रोटीन को, हम एंजाइम का यूज करते हैं। एंजाइम जैसे ही इनके साथ रिएक्ट करती है तो वो इनको ब्रेक करके बना देती है प्रोडक्ट। ये हमारे पास तैयार हो जाती है जी प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं एक मशीनरी में, एक मशीन में विच इज कॉल्ड फर्मेंटर। किस मशीन में लेकर जाते हैं जी, फर्मेंटर। और उस मशीनरी में, फर्मेंटर में एक प्रोसेस अकर होता है विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारी प्रोडक्ट हमने तैयार करवाई थी एंजाइम से वो, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करेंगे वो होगा यीस्ट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमने तैयार करवाई थी एंजाइम से वो, और यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो, इन दोनों को फर्मेंटर मशीन के अंदर एक प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, यानी फर्मेंटेशन से। और इस सारे वर्कआउट के बाद हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट आती है, जो फाइनल चीज हमारे पास तैयार होगी और आएगी, वो बेसिकली क्या होगी, अल्कोहल। क्योंकि ये अल्कोहल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से तैयार होती है, इसीलिए हम इसको अल्कोहल फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। यानी अल्कोहल फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अल्कोहल को तैयार करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं इसको दोबारा बताना चाहूंगा। ब्रूइंग इंडस्ट्री में हमने अल्कोहल को तैयार करना है, इसके लिए हम स्टार्च लेंगे, जो कि हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। उस स्टार्च में कोई प्रोटीन ऐड की जाएगी, उसके बाद इन पर एंजाइम्स एक्ट होंगे। एंजाइम्स इस स्टार्च और प्रोटीन से क्या बना देगी, एक प्रोडक्ट बना दी। यानी आप ये समझते हैं या समझ लीजिए कि स्टार्च एंड प्रोटीन आपके क्या है, सबस्ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब जब आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी या प्रोडक्ट्स बनेंगी, उन प्रोडक्ट्स को एक मशीनरी में ले जाया जाएगा, जिस मशीन का क्या नाम है, फर्मेंटर। फर्मेंटर में एक प्रोसेस अकर होता है जिसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगर आपने अल्कोहल ही बनानी है तो वो फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कैसे करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या अल्कोहल कैसे तैयार होगी। आपकी जो प्रोडक्ट आई थी, जो आप यहां से तैयार करवा कर लाए हैं, इस प्रोडक्ट में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडिशन होगी विच इज कॉल्ड यीस्ट, विच इज कॉल्ड यीस्ट। यीस्ट को आप उस प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, जिसके बाद आपकी फाइनल प्रोडक्ट आएगी और वो बेसिकली क्या होगी, अल्कोहल। तो इस तरह स्टूडेंट्स ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम अल्कोहल को तैयार करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स, द प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ब्रैकेट में लिख दिया टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है जी, तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये बात आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है जी इसके बाद पेपर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आती है जी, पेपर इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स पेपर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे कागज को, पेपर को बनाया जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो पेपर आपके सामने जिस तरह पेपर मौजूद है, या वैसे भी जितने भी पेपर्स हैं, इनमें कुछ कंसंट्रेशन में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इनमें कार्बन मौजूद होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स के पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च को
स्टार्च के ऊपर एंजाइम का यूज किया जाता है। एंजाइम को यूज करके इसकी विस्कोसिटी को कम किया जाता है। विस्कोसिटी यानी ये कॉम्प्लेक्स है स्टार्च, इसको सिंपल बनाया जाता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद, शुगर्स बनाने के बाद, फिर एक स्पेसिफिक वे से हम इसकी मदद से पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐड होती हैं जिनकी यहां पर बात नहीं की गई। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि एंजाइम्स ब्रेक करते हैं स्टार्च को ताकि क्या कर सके, लोअर इट्स विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी है उसको कम कर सके। दैट एड्स, जो मदद करेगा इसमें इन मेकिंग पेपर, हमारे लिए पेपर बनाने में। ठीक है जी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास यूजेस आ गए 4। अब हम 3 यूजेस हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। अब हम चौथी यूज जो है वो यहां पे डिस्कस करते हैं जी। तो देखा जाए तो यूजेस की ही हेडिंग बना लेते हैं। यूजेस ऑफ एंजाइम नंबर 4 जी है हमारे पास। कौन सी हेडिंग है जी हमारे पास? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। कौन सी हेडिंग है? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। हाँ जी, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिटर्जेंट्स वो केमिकल होते हैं जिनको यूज किया जाता है रेसिड्यू को रिमूव करने के लिए। रेसिड्यू क्या होता है जी? बचा हुआ खाना कह लीजिए आप। ठीक है, जैसे अगर हम डिश वॉशिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जी? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है ना, तो हम डिश वॉशिंग की बात करते हैं। जब बर्तन धोने होते हैं तो डिश वॉशिंग के लिए क्या किया जाता है जी? आपके पास एक प्लेट होती है, उस प्लेट पर आपने फूड, खाना खाया होता है। उस फूड के जब आप खाना खा के फ्री होते हैं तो उस प्लेट में 3 तरह के कंपोनेंट्स मेजर वो उस प्लेट के ऊपर लगे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे नंबर पे उसमें प्रोटीन्स होती हैं, तीसरे नंबर पे उसके ऊपर क्या होते हैं? लिपिड्स। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाते वक्त कोई ना कोई आप देख सकते हैं कि खाना वगैरह आपके कपड़ों पे गिरता है, स्टेन लग जाता है, यानी दाग लग जाता है। डिश वॉशिंग एक बात हम ये करेंगे और इसके अलावा स्टेन्स की बात करेंगे। यानी स्टेन जो है, दाग जो है, वो कहां पे लग जाता है? आपके कपड़ों पर, क्लॉथ्स पर। अब इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम डिश वॉशिंग के लिए स्पेसिफिक जो है वो सोप का इस्तेमाल करते हैं, जो एज अ डिटर्जेंट के तौर पर काम करता है। उसके अंदर हमने क्या किया होता है? सोप डिटर्जेंट बनाया होता है और उसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि बेसिकली ये एंजाइम्स ही होते हैं जो रिमूव कर पाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। प्रोटीन लिपिड्स के लिए आप कह लीजिए प्रोटीएज, लिपिड्स के लिए लाइपेज, इसी तरह अमाइलेज। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि आपकी डिश के ऊपर से मौजूद जो रेसिड्यू होता है, बचा हुआ खाना, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टेन लग जाते हैं, कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, तो क्या किया जाता है? उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कुछ कपड़ों के दाग रिमूव करने के लिए, जो स्टेन है उनको रिमूव करने के लिए हम केमिकल को यूज करते हैं। और जो केमिकल हम यूज करते हैं वो बेसिकली हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। और वो जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, वो बेसिकली आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास सर्फ होता है, पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद अपने जो कपड़े हैं वो उस पानी में भिगो देते हैं। फिर क्या होता है? थोड़ी देर आप उसे रखेंगे अगर उसी वाटर के अंदर, तो क्या होगा? जो डिटर्जेंट हमने वाटर के अंदर डाले हैं वो जाके आपके कपड़ों में से, आपके क्लोथ में से जो स्टेन लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, वो दाग किस चीज का है? वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स का है। तो वो केमिकल्स जाके उन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को ब्रेक करेंगे, उनकी फोर्सेस को तोड़ेंगे, जिस वजह से वो डिसॉल्व हो जाएंगे सोल्यूशन में, वाटर में, और आप अपना कपड़ा निकाल के उसे निचोड़ेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये देखिए कि कैसे एंजाइम्स जो है वो हमारी जिंदगी में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप देख सकते हैं, आपको सब अंदाजा होता जा रहा है। तो यहां क्या लिखा गया जी कि
प्रोटीएज एंजाइम आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। अगर कपड़ों पर प्रोटीन अगर गिरी हुई है तो प्रोटीएज एंजाइम रिमूव करेगा उसे। अमाइलेज एंजाइम यूज्ड होते हैं डिश वॉशिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो रिमूव करते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च रेसिड्यूज, यानी जो स्टार्च प्लेट के ऊपर रह जाती है उसके रेसिड्यूज का मतलब बचा हुआ खाना जो रहता है उसमें अगर स्टार्च है तो उसको रिमूव करने के लिए अमाइलेज इस्तेमाल होता है। मैंने थोड़ी सी आपको एडिशनल बातें बताई ताकि आपको अंदाजा हो कि एंजाइम्स हमारी जिंदगी में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे आज के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड यूजेस ऑफ एंजाइम्स के 2 टॉपिक कंप्लीट किए। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफिकली यूजेस ऑफ एंजाइम्स ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो आपने इसके 4 पॉइंट्स एज इट इज याद करने हैं। आसान है, इतने कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको एज इट इज याद करेंगे। लॉन्ग आएगा तो 4 मार्क्स का आप 4 पॉइंट्स राइट करेंगे, शॉर्ट आएगा तो 2 मार्क्स का आप 2 पॉइंट्स राइट करेंगे। जहां तक बात रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने डेट के साथ जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट हैं उनका नेम याद करना है, जो कि बेसिकली आपका एमसीक्यू है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नीचे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं उनमें से आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करनी। लॉन्ग आपको या तो 5 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप 5 मार्क्स की 5 प्रॉपर्टीज राइट कर देंगे, आपको पर हेड प्रॉपर्टी 1 मार्क मिलेगा। अगर 4 आती है तो आप 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का लॉन्ग आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का, तो आप 4 लिखेंगे। अब आपके पास इसमें चॉइस है, आपको जो पॉइंट्स आसान लगते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिफाइन कोएंजाइम, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, ठीक है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल आ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और है, ऊपर आप देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्टिव साइट। ये 3 शॉर्ट जो हैं स्टूडेंट्स आपने ये जरूर याद करने हैं इस टॉपिक में से। इसके अलावा आप देख लीजिए 5 पॉइंट आपने लॉन्ग में तैयार करने। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यूजेस की बात की और बहुत सी ऐसी चीजें यकीनन आज हमने समझी होंगी जिनका आपको पहले नॉलेज नहीं था। स्पेसिफिकली यूजेस ऑफ एंजाइम में हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी। होपफुली आपको ये लेक्चर एंजॉयफुल लगा होगा, आपने सब कुछ सीख लिया इस लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब आपकी स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस टॉपिक के रेलिवेंट एमसीक्यूज जो हैं वो बनाने हैं, इंटरनल एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ आपने इस टॉपिक को याद भी करना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो अपने पास राइट कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग लेक्चर, कोई बात आपको ना समझ आई हो, तो आपको इस वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर गिव किया गया है, आपको दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो पूछ सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।